मैं सागर यादव, आप सबका सागर यादव मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है कि घर पे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हमारा लेक्चर फिर से है सुपर 30 मैथ क्वेश्चन। यह है एमपी पुलिस के लिए। एमपी पुलिस के लिए दोस्तों, और बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, और उससे भी बढ़िया दोस्तों मेरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप वीडियो को दोस्तों पहले लाइक और शेयर कर दो, और उसके बाद में दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे कितने बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन पहले। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है और क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। एक मंदिर में 25 बेलनाकार खंबे हैं। प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 मीटर है। खंबे के घुमावदार सतह को चित्रित करने की कुल लागत 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से क्या है? 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से क्या है? ठीक है, 25 बेलनाकार बर्तन है मेरे भाई, और सॉरी 25 बेलनाकार खंबे हैं, और एक खंबा दोस्तों बेलनाकार है। सारे सारे 25 खंबे बेलनाकार है आपके पास में, और खंबे की रेडियस 28 सेंटीमीटर। अब आप देखो कि मेरे भाई यहाँ पर एक खंबा बेलनाकार है, बेलन के आपको घुमावदार सतह को, घुमावदार सतह बोले तो इसका सी से होता है कर्व सरफेस एरिया। तो इसको तो देखो यहाँ पर 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर एच जो होता है ना, ये उसके सी एस ए का एरिया होता है। सी एस ए होता है इस बेलन का। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कितने एक सिलेंडर, एक बेलन का आयतन सी एस ए ये हो गया, तो कितने हैं आपके पास में? 25 25 है, 25 है। और एक की दोस्तों प्राइस, एक की कीमत आपको पर धर है 8 रुपए, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हो गया मेरे भाई ये कॉस्ट। टोटल हो गया ये कितना? कॉस्ट। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बोलो। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? अब यहां से मेरे भाई 2 पाई का वैल्यू रख रहे थे 22/7, और रेडियस आपको दिए मेरे भाई 28 सेंटीमीटर, यहां पर लिख लिया आपने 28। ठीक है, और ये 25 गुना 8 जैसे कि वैसे है। ठीक है, ये 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियस को। तो यहाँ पर मेरे भाई 100 का डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास में मीटर में आ जाएगा सेंटीमीटर से। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? अब दोस्तों यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा मेरे भाई बताओ? ठीक है, तो ये देखो थोड़ा ध्यान से, तो 25 चौके हो जाएगा 100। ठीक है, और 7 चौके हो जाएगा मेरे भाई 28। ये 4 से ये 4 कट गया आपके पास में। सिंपल सा कितना बचा आपके पास में? 8, 22 और 2, 22 दूनी हो जाएगा 44, और 44 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो 44 मल्टीप्लाई 8, 1 मिनट। और कितना बचा आपके पास में? 2 पाई आर आपके पास में दिया है ये 28, और ऊंचाई इसकी कितनी है मेरे भाई? ऊंचाई आपने रख दी कितनी? 4 मीटर का ही छूट गया क्या? रेडियस हो जाएगी आपके पास में 28, रेडियस हो गया आपके पास में 28। ठीक है, 25 है तो 25 रख दिया 8, यहाँ पर 4 और आपका छूट गया, ऊंचाई है आपके पास में 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो मेरे भाई 4 मीटर और। ठीक है, ये 4 ऊंचाई हो गई, तो टोटल आपके पास में यहाँ पर इतना आ गया, 4 चौक 16 और 8 से 48, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1408। ये बन जाएगा 1408। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बताओ क्वेश्चन में। ठीक है, 25 बेलनाकार खंबे हैं, एक खंबे का सी से 2 पाई आर एच, टोटल 25 हो गए, और 25 टोटल हो गए दोस्तों, 25 का सी से हो गया। आपके पास ने बोला कि 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो ये टोटल मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, इसमें आपने 8 का मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया टोटल कॉस्ट बन गया। क्या बन गया यहाँ पर? टोटल कॉस्ट बन गया। ठीक है, अब आपने दोस्तों 2 पाई का वैल्यू, जैसे आर पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास में 28 है। ठीक है, ऊंचाई आपके पास में देखो दोस्तों, ऊंचाई मैंने ये रख दी यहाँ पर 4 मीटर है। ठीक है, ये 25 बोला तो 25 और ये 8 रुपए पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से सिंप्लीफाई करो, 1408 आ गया आपका। ठीक है, 1408 आ गया आपका। ये हो गया दोस्तों टोटल कॉस्ट। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई। ठीक है, और लाइक भी कर दो। एक्स अपने सामान को वाई से 20% सस्ता और जेड की तुलना में 20% महंगा बेचता है, तो जेड का सामान वाई के मुकाबले कितना प्रतिशत सस्ता या महंगा होगा?
ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपसे जो चीज बोली है, यहाँ पर बोला है कि जेड का सामान वाई के मुकाबले, जेड का सामान वाई के मुकाबले, तो जेड और वाई का रेशियो चाहिए आपको, जेड और वाई का रेशियो चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो मेरे भाई, तो इसको लिख लो आप, जेड डिवाइड बाय आपके अंदर देखो एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स वाई से और जेड की तुलना में भी एक्स की बात बोली है। ठीक है, अब इसको देखो मेरे भाई, ये क्या होगा, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां पर क्या कि क्वेश्चन में बोला कि एक्स अपने माल को वाई से 20% सस्ता, तो 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, और यहां पर भी 20% का मतलब 1/5, इतनी सी बात है आपके पास में, इतनी सी बात है आपके पास में। ठीक है, अब देखो यहां पर बोला है कि यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स डिवाइड बाय वाई लिख दो। ठीक है, एक्स डिवाइड बाय वाई लिख दो, और यहां पर हो जाएगा डिवाइड जेड एक्स हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स अपने माल को वाई से एक्स को कंपेयर करना है और एक्स से जेड को कंपेयर करना है, यही बात आपको बोली है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, तो एक्स से एक्स कटता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, एक्स से एक्स कटता हुआ नजर आ रहा है, तो जेड बटे वाई बच रहा है, यही चीज आपको करना है। एक्स अपने सामान को वाई से 20% सस्ता, वाई से 20% सस्ता, तो वाई यदि 5 में बेचता है तो एक्स बेचेगा दोस्तों 4 में, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, और जेड की तुलना में 20% महंगा, जेड की तुलना में 20% महंगा, जेड यदि 5 में बेचता है तो ये बेचेगा मेरे भाई 6 में, ये आ गया आपके पास में रेशियो। ठीक है, अब 5 से आपने 5 सिंप्लीफाई कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 3 6, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यदि y दोस्तों 3 यूनिट में बेचता है तो z आपके पास में 2 यूनिट में बेचता है, कितना सस्ता हो गया, 1/3, 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33%, 1/3 का मतलब होता है मेरे भाई 33.33%। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दो क्या आपको मेरी आवाज आ रही प्रॉपर, और क्या क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ क्या। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये आपको दिया है मेरे भाई 150 मीटर स्क्वायर, 150 मीटर स्क्वायर, इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया 3:4, तो ये होगा 1/2 3x और 4x, 3x और 4x, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये 150 के बराबर है। ठीक है, अब 3 से कटेगा दोस्तों 50 बार, 3 से कटेगा 50 बार, और यहाँ 2 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से कटेगा मेरे भाई ये 25 बार, तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, तो x का वैल्यू आ गया दोस्तों 5, x का वैल्यू कितना आ गया 5। आपसे बोला है इसके बेस की लंबाई क्या है, तो बेस की लंबाई दोस्तों इसकी 3x है, कितनी है 3x, तो 3 × 5, 3 5 15, 15 मीटर आ जाएगा, ये 15 मीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी सारी चीजें मीटर में है, मीटर में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 15 मीटर। राजा जावलकर गुड मॉर्निंग, राजा कमेंट करके बताओ आपको आवाज आ रही है कि मेरी प्रॉपर और क्लियर दिख रहा है क्या। ठीक है, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। 3 टेबल और 2 चेयर, 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत टोटल मेरे भाई 215 है, 3 टेबल और 2 चेयर की कीमत 215 है, तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर, 3 चेयर इनकी कीमत 250 है, ये क्वेश्चन में बोला है, बात आगे समझ में। ठीक है, 3 टेबल 2 चेयर 215 रुपए की है, 2 टेबल 3 चेयर 250 की है। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि 5 टेबल और 5 चेयर की कुल लागत क्या है, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 टेबल प्लस 5 चेयर, ठीक है, टोटल मिला के हो जाएगा दोस्तों 465, 465 टोटल लागत हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरे भाई 5 टेबल और 5 चेयर की लागत। ठीक है, बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या, कमेंट करके बता दो क्या क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे, एक ही आयु उसके पुत्र की आयु का 6 गुना है, एक ही आयु उसका पुत्र की आयु से 6 गुना है, यदि पुत्र 1 का है तो उसके पिता जो ए है वो 6 गुना है, और ए के भी जो पिता है, ए के भी जो फादर है मेरे भाई, ए के भी जो फादर है, ठीक है, वो उससे 40 साल बड़ा है, तो ये 1x का हो गया, ये 6x का हो गया, 6x प्लस ये कितने का हो गया 40 का हो गया, 6x प्लस 40 का हो गया, इतना आपको समझ में आ गया मेरे भाई,
ए की आयु, उसके पुत्र की आयु और ए के पिता की आयु, ठीक है, 3 लोग है यहाँ पर, और तीनों की आयु का योग कितना है, 118 है, एक साथ 118 है। तो 6x 6x 12x और एक 13x, 13x प्लस 40 बराबर 118 के बराबर है, 118 के बराबर है। तो 13x ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 घटाओ, 40 घटाओ कितना बचेगा आपके पास में, 8 78, और 13 छंगे कितना होगा 78, x का मान कितना हो जाएगा 6, x का मान होगा 6। आपको बोला है कि a की आयु क्या है, तो a की आयु कितनी है मेरे भाई 6x, 6 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 36 ईयर्स, 36 ईयर्स, ये हो जाएगा 36 ईयर्स, 36 ईयर्स, ठीक है। तो भाई समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। दो व्यक्तियों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, यदि उनकी उम्र का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है तो दो व्यक्तियों के बीच में बड़े की उम्र बताइए क्या है। दो व्यक्तियों की आयु में, दो व्यक्ति दोस्तों ए और बी, इनकी आयु में 2 वर्षों का अंतर है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। यदि उनकी उम्र का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, मेरे भाई 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, ये 12 हो गया, बात आ गई समझ में। तो दो व्यक्तियों में बड़े की उम्र बताओ क्या है। तो ऐसे नंबर देखो दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास में घटाने पर 2 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये देखो, ये बी से बी कटा, ये 2 एक तो हो गया दोस्तों 7, ए की वैल्यू कितनी आ गई 7, ए की वैल्यू 7 आ गई, तो आप सब बता सकते हैं बी की वैल्यू कितनी होगी 5, ए की वैल्यू 7 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 5, ठीक है। 7 और 5 12 हो रहा है, 7 में से 5 गए तो 2 बच रहा है, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। और शेयर मार दो दोस्तों, और समझ में आया क्या आप ये भी बता दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाया, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाया मेरे भाई। 1 टन, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं ₹1.80 प्रति किलो के हिसाब से खरीदा, ठीक है, और ₹2 प्रति किलो के हिसाब की दर से 4.7 टन बेच दिया। यदि वो शेष मात्रा को इतने रुपए पर टन पर किलो बेचता है तो उसे कितने का लाभ होगा, ये आपसे चीजें पूछी है, ठीक है। जरा ध्यान से समझना मेरे भाई, यहाँ पर जो 6 टन है ना, 6 टन है तो हम 1 टन बराबर से होता है 1000 केजी, 1000 किलो होता है, 1000 किलो होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास में 6 टन है, 6 टन है, तो आप 6 टन का दोस्तों इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये पर किलो के हिसाब से दिया है, ये प्रति किलो के हिसाब से दिया है, और ये 6 टन दिया है। तो अभी हमें सिंपल से इतना से याद रखना है कि 1 टन बराबर 1000 किलो, 1000 का हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, 1000 का हम लास्ट में मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते तो 6 टन दोस्तों, तो 1.80 के हिसाब से, ठीक है, 1.80 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये बचेगा 18 जगह 108, 108, तो ये हो जाएगा 10.80, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इतना रुपए आ गया दोस्तों, ठीक है, इतना रुपए आ गया। अब ये क्या है, मैंने 1 मिनट के लिए उसको टन को मैंने केजी मान लिया, अब इतना आपने बोल दिया कि इतना रुपए हो गया, ठीक है, इतना रुपए हो गया, पर आपको तो टन की बात बोलती है, लास्ट में आप गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो ₹2 प्रति किलो की दर से 4.7 ₹2 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 9.4, ठीक है, 47 दुनिया होता है 94, 9.4 रुपए, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब 6 टन तो उसने टोटल था उसके पास में, टोटल उसके पास में कितना था मेरे भाई बताओ, टोटल उसके पास में था 6 टन, उसने से इसमें से जो 6 टन था, ठीक है, और 4.7 टन हो गया, बचा कितना 1.3, तो 1.3 को उसने 2.50 से बेचा, है ना, तो ये बचा 1.3 टन, ठीक है, 6 में से इसको माइनस कर देते हैं तो 1.3 टन, ये होगा 2.50 रुपए से, 2.50 रुपए से। यहां पर कितना रुपए सेलिंग आएगा, तो ये दोनों हो गए मेरे भाई एससीपी कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा आपके पास में एसपी। अब मल्टीप्लाई करो मेरे भाई कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखो 13 5 65, 6 13 दूनी 26, 26 और 6 होगा 32, तो 32.50 इतना बनेगा आपके पास में, ठीक है, 32.50 इतना बनेगा आपके पास में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब 32.50 हो गया आपके पास में। अब एक काम करो, आप
सिंपल सा कि आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये सीपी आ गया और ये आपके पास में एसपी आ गया। ठीक है, कितने का फायदा हुआ, तो 10 और 9 हो गए 19। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ये इसको जीरो ले लो आप, कितना हो गया ये आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया 10 और 9 19 और एक 20। ठीक है, तो 0 8 और 4 ये 12 और फिर हो गया 10 और 10 20। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये टोटल हो गया दोस्तों इसका कॉस्ट, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये टोटल हो गया इसका कॉस्ट और ये हो गया एसपी। ठीक है, ये हो गया एसपी। सही है क्या, देखो एक मिनट, 1.8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 छंग 48, 8 छंग 108, ये सही है आपका 10 पॉइंट इतना। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 9.4, ये भी आपका क्लियर है। ठीक है, 8 6 12। ठीक है, तो अब ये आपके पास में इतना हो रहा है 13 5 65, 5 6 13 दूनी 26, 26 और 6 होगा 32। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एसपी आपके पास में कितना दिया है दोस्तों, 32.50, 32.50। इसमें से इसको देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है ये देख लो आप। ठीक है, तो 32, अब इसको माइनस कर दो मेरे भाई, तो ये बचेगा आपके पास में 30 और ये बचेगा आपके पास में 2 और या 1, 12.5। ठीक है, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है क्या, ठीक है, कई क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। एक मिनट देख लो कि 6 टन 1.8 के हिसाब से खरीदा, 2 रुपए प्रति किलो की दर से 4.7 टन बेचा उसने। ठीक है, अच्छा, ये 4.7 टन यहां से मेरे पास सेलिंग प्राइस था, ये आपने कॉस्ट प्राइस में इसको प्लस कर दिया, तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, इस चीज को हम करेक्शन कर लेते। देखो यहाँ पर ये इतना देखो आप कि ये जो आपके पास में ऊपर ये जो दिया है, ये इतना ओनली क्या है, सीपी। ये क्या है आपके पास में मेरे भाई, सीपी है। ठीक है, और ये भी आपके पास में एसपी है, ये एसपी है आपके पास में। ठीक है, अब ये एसपी है तो इसका देखो यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास में कितना होगा, तो ये बन जाएगा 3.25, ये बनेगा 3.25 रुपी, ये भी बन गया आपके पास में एसपी। ठीक है, ये दोनों एसपी 4.7 टन और 1.3 टन, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है आपके पास में 6 टन। ठीक है, तो ये एसपी हो गया। अब इसको जोड़ो तो कितना होगा, 12.65, ये एसपी हो गया आपके पास में। और ये दोस्तों आपके पास में 10.80 है ना, ये आपके पास में सीपी हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये जितना भी आपका हो रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसको माइनस कर दो तो कितना हो रहा है आपके पास में, तो ये होगा दोस्तों आपके पास में 18.1.850। ठीक है, तो ये होगा आपके पास में देखो 12.65 और यहाँ बचा 10.80। तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक ले लिया तो ये बचेगा कितना आपके पास में 11, तो ये बचेगा आपके पास में 1 पॉइंट, और 165 में से 180 गया तो ये बचेगा आपके पास में इतना बचेगा 1.85। तो ये आपको जो प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है मेरे भाई 1.85। लेकिन आपको किलोग्राम की बात चल रही थी, ये प्रति किलोग्राम दिया है, तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जब 1000 का मल्टीप्लाई करते हो मेरे भाई, ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये डेसिमल कट जाएगा और ये 1850 आ जाएगा, 1850 आ जाएगा, और ये 1850 रुपए का आपका लाभ है। ठीक है, और कमेंट करके बताओ मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या आप लोगों को। ठीक है, 1850 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते दोस्तों मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे। यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो ए बी सी का वैल्यू क्या है, 3a इक्वल 4b इक्वल 5c, तो ए बी सी का वैल्यू पूछा है, ए बी सी का वैल्यू पूछा है 3, यहां पर देखो 3 4 और 5, मेरे भाई इनका एलसीएम कितना होता है, इनका एलसीएम होता है 12, सॉरी इनका एलसीएम होता है कितना 60। ठीक है, 60 इनका एलसीएम होता है, 60 एलसीएम होता है, 3 से 60 को काटेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 20, ए का वैल्यू आ जाएगा कितना 20, बी का 4 से 60 को काटेंगे तो बी का वैल्यू आ जाएगा 15। ठीक है, और 5 से काटेंगे 60 को तो ये आ जाएगा 12, तो 12 20 15 और 12, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। बोलो मेरे भाई समझ में आया क्या क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरीका हो गया दोस्तों जिससे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट हम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते थे, बहुत आसानी से हो सकता था क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात बोलिए 3a और 4b है ना, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3, a का वैल्यू कितना हो गया 4, तो a का 4 हो गया, b का 3 हो गया, 4 और 3 में ऑप्शन देख लो कौन सा है।
4 और 3 में ऑप्शन देख लो मेरे भाई कौन सा है। तो 5 दूनी 10 और 5 3 15, 2 3 हो रहा है, ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, ये देखो 5 चौके 20, 5 3 15, एक तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा आपका, और एक ये हो सकता है। तो 4 और 2 नंबर का ऑप्शन बचा है आपका, 2 और 4 बचा है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो बी का हो जाएगा 5, बी का हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा कितना मेरे भाई 4। तो ये देखो बी और सी 5 और 4 में देख लो, तो ये जो ऑप्शन आपका बचा था ये नहीं हो रहा है, तो एक ऑप्शन बच रहा है मेरा। ठीक है, 3 15 और 3 चौके 12, 3 15, 3 चौके 12, ये आपका 5 और 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ऑप्शन इलिमिनेट से भी समझ में आएगा कि हम ऑप्शन से इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ। एक चोर सुबह 10 बजे कार चोरी करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। चोरी का पता सुबह 11 बजे चलता है। मालिक दूसरी कार से बैठ गया और मालिक ये चाहता है कि मैं उसको 12:30 बजे पकड़ लूंगा। मालिक ये चाहता है कि मैं उसको 12:30 बजे पकड़ लूंगा। तो मालिक को किस गति से कार चलाना चाहिए? मालिक को किस गति से कार चलाना चाहिए? ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मालिक भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना चोर करेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। और आप सभी जानते हैं कि जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो टाइम का रेशियो है उसका रिवर्स स्पीड का होता है। तो आप बताओ कि जब सुबह 10 बजे कार चोरी हुई है तो 12:30 बजे पकड़ाएगा, पकड़ने की बात चल रही, तो 10 बजे से 12:30 बजे 2.5 घंटे होते, तो ये 5/2 आवर, तो ये हो गए दोस्तों चोर के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा चोर का समय। ठीक है, लेकिन मालिक 11 बजे चलता है और 12:30 बजे पकड़ लेगा, तो मालिक के द्वारा कितना चला जाएगा? तो मालिक के द्वारा समय आएगा दोस्तों 3.5 घंटे, 3/2। कितना है आपके पास में यहाँ? मतलब कि 11 से 12:30 कितना ना, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा मतलब 3/2 आवर। ठीक है, इससे ये कट गया और ये स्पीड बन जाएगा दोस्तों 3 और 5 का। स्पीड जो टाइम का रेशियो होगा उसका रिवर्स स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चोर गया, तो चोर गया दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना मल्टीप्लाई फैक्टर हो रहा है 20 का, 20 का, तो 20 का यहाँ पर भी कर दो, तो 20 पंच 100, 100 किलोमीटर पर आवर से कौन चलेगा बताओ? मालिक। मालिक चलेगा 100 किलोमीटर पर आवर से, मालिक चलेगा 100 किलोमीटर पर आवर से। मेरे भाई कमेंट करके बता दो क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन पूरा क्लियर हुआ क्या? बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 60 अवलोकन का औसत 66 है, 66 है। ठीक है, बाद में पाया गया कि एक अवलोकन को 24 को 42 के रूप में गलत तरीके से लिखा गया, तो सही औसत क्या है? ठीक है, 24 को 42 के रूप में गलत लिखा गया, तो दोस्तों 24 सही था, 24 सही था, लिख 42 लिया, 42 गलत तरीके से लिख लिया। तो 60 जो नंबर है, 60 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कम ज्यादा होगा, तो 60 पर कितना प्रभाव डालेगा? 60 का भाग लगा दो। ये 24 सही था, 42 गलत था, 24 को 42 के रूप में गलत तरीके से लिख लिया आपके पास में, तो सही एवरेज क्या है? ठीक है, they 10 observation 24 was wrongly taken as 42। ठीक है, 42। तो अब देखो कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है आपके पास में? पाए कि एक अवलोकन 24 को 42 के रूप में गलत तरीके से लिखा गया, तो सही औसत क्या था? एक मिनट है ना, डेट एन ऑब्जर्वेशन 24 वाज रॉन्गली टेकन एज 42। अच्छा, गलत आपके पास में क्या था? गलत गलत आपके पास में 42 था, है ना, 42 था, 24 लेना था। गलत आपके पास में कितना था? 20, अच्छा 42 था, कितना कम हो रहा है देखो, सही 24 था, लिया उसने 42। ठीक है, ये सही था, लिया कितना? 42। तो कितना उसने दोस्तों, कितना ज्यादा ले लिया? कितना ज्यादा ले लिया? तो आप बोलेंगे कितना? 2 18, 18 ज्यादा ले लिया, 18 उसने ज्यादा ले लिया, तो 18 ज्यादा लेने के बजाय उसको 18 कम लेना था, तो 66। ठीक है, 18 कम लेना था, तो 18 कम लेता तो एवरेज कितना कम ज्यादा होता? तो कितना है? 66 है आपके पास में, 60 लोग है, 60 परीक्षण है, तो 60 दह ये होगा 6 गुना 10, तो 6 3 हो जाएगा 18, तो ये बन जाएगा 0.3, 0.3। तो एवरेज मेरे भाई 0.3 कम रहना था, है ना, तो ये हो जाएगा 65.7, ये बन जाएगा मेरे भाई 65.7, ये आपका आंसर।
65.7। अब बोलो समझ आया क्या? बोलो मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है, देखो 60 ऑब्जर्वेशन थे, जो कि बाद में यह पाया गया है कि ऑब्जर्वेशन 24 वाज रॉन्गली टेकन एज 42। ठीक है, मतलब कि उसने 42 ले लिए, लेना कितना था 24 को गलत तरीके से 42 ले लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएं। एक परीक्षा में 3 सेक्शन है, ए बी और सी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का कम से कम 40% प्राप्त करना है। कुल अंकों का कम से कम 40% लेना है। ठीक है, एक उम्मीदवार को सेक्शन ए में 120 में से 84 अंक मिल गए, 120 में से 84 अंक ले लिए। और सेक्शन बी में 150 में से 140 नंबर ले, 150 में से 40 नंबर ले लिए। और तीसरे सेक्शन में क्या हुआ कि सी में 180 में से उसको कितने लेने हैं, ये आपसे पता करना है। ये आपसे मेरे भाई पता करना है। ठीक है, तो टोटल उसको कितना परसेंट नंबर लेना है, 40%। तो टोटल 40% नंबर लेना है, तो 40% में कितने नंबर हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 270। ये बन जाए, देखो 180 और 120, ये हो जाएगा आपके पास में 300। 300 में ये होगा 450। 450 में से 40% उसको लेना है, तो 2/5 होता है 40% का, मतलब 5 9 45, ये हो जाएगा 180। उसको मेरे भाई 180 नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं? 180 नंबर लेने हैं। लेकिन उसने अभी तक कितने ले लिए? कितने ले लिए दोस्तों? यहां पर ले लिए 4 और ये हो जाएगा 12। 124 नंबर उसने ले लिए। अब 124 नंबर ले लिए, तो 180 में से उसको कितने लेने हैं? तो 180 टोटल में पास हो जाएगा, तो बच्चे 124 में से घटा दो, 124 को घटा दो, तो ये बचेगा दोस्तों आपके पास में कितना, 100 में 100 गए, 80 में से 24 गए, कितने बचे? ये बचेगा 6 और ये बचेगा 5, 56। तो 180 में से उसको 56 नंबर लेने पड़ेंगे मेरे भाई। 180 में से उसको 56 नंबर लेने पड़ेंगे, जो कि वो न्यूनतम अंक होंगे उसके। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई क्या? बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाओ आप, और लाइक भी कर दो दोस्तों, शेयर कर दो। बनाओ इस क्वेश्चन को। एक जंगल में 30% बंदर है, 40% हिरण है, 10% भेड़िया है और 20% शेर है। यदि जंगल में सभी 100 हिरणों को पकड़ लिया जाता है, तो जंगल में कितने शेर है? देखो मेरे भाई 40% हिरण है, और क्वेश्चन में बोला कि 100 हिरणों को पकड़ा जाता है, तो 40% का मतलब भी 100 होता है, 40% का मतलब भी 100 हिरण होता है। तो कितने शेर है? तो शेर है दोस्तों 20%, तो 40% का मतलब 100, तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब 50 हो जाएगा। तो 50 आपका आंसर है, 50 आपका आंसर है, सिंपल सी बात। ठीक है, और उम्मीद है मेरे भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बड़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, कौन सा मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर है? बनाओ इसको, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा दोस्तों मैं आपको बता दूं, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है 4x, ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपके पास में 4x या 4x प्लस 1 में होता है, 4x प्लस 1 में होता है, या तो 4x में होगा या 4x प्लस 1 में होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कोई भी नंबर लेता हूं 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 छंगे 24 और एक कितना होता है 25, 4 छंगे 24 और एक 25 होता है। बात आगे समझ में? और एक होता है 64 मेरे भाई, 64 4 से पूरा का पूरा डिवाइड है, 4 से पूरा का पूरा डिवाइड है 16 64, तो एक 4x में होगा, 4x प्लस 1 में होगा।
बात आगे समझ में। इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होगा ये तो 4 से डिवाइड होगा, या 4 से डिवाइड करने पर एक बचे, ये होगा। तो ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई, तो 33 लास्ट डिजिट ये 2 दिए, तो 4 8 32 होता है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 4 8 32 1, तो परफेक्ट स्क्वायर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। पर आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि किसी भी कितने नंबरों का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक ये नहीं आता। तो आप देखो कि देखो 3 7 7, ठीक है, 3 7, जैसे मैं आपको पूरे नंबर का यदि कैलकुलेशन बता दूं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 का 6, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इकाई का अंक 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 9 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 4 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। किसी भी नंबर का मेरे भाई परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो क्या यूनिट डिजिट नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या नहीं दिख रहा है आपको, एक तो आपको दोस्तों 3 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। अब आपको इसमें इन नंबरों को देखो, इसको, ठीक है, इन नंबरों को देखो, तो आपके पास में एक तो 7 भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसके बाद में आपको एक 8 भी नहीं दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है, तो 3 7 और 8, और एक हो गया मेरे भाई 2 2 3 7 और 8, किसी भी नंबर का यदि परफेक्ट स्क्वायर करते तो लास्ट में ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो लास्ट में ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, तो एक तो 3 ये वाला आपका गलत हो गया, दूसरी बात में 8 ये भी आपके पास में गलत हो गया। दो ही ऑप्शन बचे मेरे भाई, दो ही ऑप्शन बचे, तो 4 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये पूरा कट रहा है, 4 का इसमें भाग लगाएंगे, 4 4 16, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो एक ही मेरा ऑप्शन बचा 2 नंबर का, एक ही मेरा ऑप्शन बचा 2 नंबर का। इतनी बात आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में ये नहीं होते हैं, ये नहीं होते, जिससे आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए, एक तो ये और एक तो ये। अब 2 बचे, तो परफेक्ट स्क्वायर इस फॉर्म में होता है, ये पता होना चाहिए, या तो 4 से भाग जाना चाहिए, या फिर 4 से भाग देने पर 1 बचना चाहिए। इसमें मैंने 4 से भाग लगाया तो 4 चौके 16, 3 बच रहा है, ये तो हट गया, एक ही बचा आपका ऑप्शन सेकंड नंबर का। मेरा भाई क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। एक ही दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को पार करने के लिए 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 200 मीटर लंबाई वाली ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है। एक ही दिशा में दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड उनकी घट जाती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 36, ये 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड है, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो व्यक्ति की स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में लाओ 5/18, तो 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड से व्यक्ति चल रहा है, और ट्रेन की स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड, ट्रेन की स्पीड है मेरे भाई 60 मीटर पर सेकंड, तो रिलेटिव स्पीड बन जाएगी कितनी, 50 मीटर पर सेकंड, और 50 मीटर पर सेकंड से 200 मीटर की दूरी कितना समय लगेगा, तो 200/50, 200/50, 5 चौकी 20, मेरे भाई 4 सेकंड का आंसर आएगा आपका। बोलो, ये रहा आपका 4 सेकंड का आंसर। बोलो मेरे भाई समझ में आया क्या क्वेश्चन, कमेंट करके बता दो, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 30xy + 20yz - 10xy दिस, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन बोला कि सबको ऐड करना है आपको। देखो 30xy 30xy, देखो 30xy और यहां दिया आपको 10xy, तो 30xy में से 10xy को हटाएंगे तो बचेगा आपके पास में 20xy। इतनी बात आपको समझ में आ गई, 20xy आपको समझ में आ गया। 20yz और -5yz, तो ये बचेगा 15yz, 15yz। ऐसा ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है क्या, तो 20xy 15yz ये आपको दिख रहा है लास्ट में, ये आपको दिख रहा है मेरे भाई लास्ट में, ठीक है। सेम वेरिएबल वाला नंबर ही जुड़ेगा, मतलब कि 30xy में 20yz नहीं जोड़ सकता हूं, आपको पता है 30, सेम वेरिएबल जहां पर भी है वही ऐड होंगे मेरे भाई, ठीक है, वही ऐड होंगे और वही घटेंगे, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको उतना है ही नहीं। देखो सिंपल सी बात बोला है कि महेश ने 50,000 रुपए को विदेश में जाने के लिए जाने से पहले $1 बराबर 45 रुपए में परिवर्तित कर दिया। महेश ने 50,000 रुपए जो विदेश में जाने के लिए लिए और $1 बराबर 45 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। लौटने के बाद में वो पाता है
कि उसके पास में अभी $200 है। अभी उसके पास में कितने डॉलर है मेरे भाई? $200 है। बात आगे समझ में? $200 है उसके पास में, तो 45 रुपए का $1, तो $200 है अभी पास है उसके पास में अभी शेष है। तो 45 दूनी कितना हो गया? 90। 45 दूनी कितना हो गया? 90। मतलब उसने 9,000 मेरे भाई अभी उसके पास में है। 9,000 अभी उसके पास में है। तो 50,000 थे, 50,000 में से उसने 9,000 अभी पास में है, तो खर्चे कितने किए? 41,000। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, $1 बराबर 45 रुपए। उसने $200 उसके पास में अभी है, मतलब 45 दूनी 90, 9,000 रुपए उसने खर्चे कर दिए। तो बच्चे कितने उसके पास में? सॉरी, 9,000 नहीं खर्चे किए, 45 दूनी 90, $9,000 रुपए उसके पास में अभी है। तो उसने 50,000 में से 9,000 है, तो बच्चे कितने? 41,000 उसने खर्च कर दिए। इस क्वेश्चन को बनाया है। a माइनस बी का 90% a प्लस बी के 50% के बराबर है। a माइनस बी का 90%, a माइनस बी का 90%, a माइनस बी का 90%, a प्लस बी के 60% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंटेज में यही गायब कर देता हूं। ठीक है, a माइनस बी, तो ये बात आपको पता नहीं कि ये दोनों बराबर है बोला है, तो a माइनस बी बराबर 60 और a प्लस बी बराबर 90। a प्लस बी बराबर 90, a माइनस बी बराबर 60। ठीक है, ये हो गया 90। बात आगे समझ में? इतनी बात आगे मेरे भाई, इतनी समझ में? ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहां पर यदि मैं a का वैल्यू यदि मैं 75 ले लूं, a का वैल्यू 75 ले लूं, b का वैल्यू 15 ले लूं, तो 75 में से 15 गए 60, 75 15 हो गया 90। बात सिंपल सी है, ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये का वैल्यू हो गया दोस्तों आपके पास में 90, ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू हो गया आपके पास में 75। सॉरी, बी का वैल्यू आपके पास में हो गया 15। क्वेश्चन में बोला है कि ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी 15 है, ये 90 है। ठीक है, 15 5 75, 15 6 90, 1/6। और 1/6 का मतलब सभी जानते हैं मेरे भाई, 1/6 क्या, कहा इधर हो गया क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी? अच्छा, व्हाट परसेंटेज, अच्छा इंग्लिश में पढ़ो मेरे भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, है ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी, सही तो है 15। ये हो गया आपके पास में बी 15 और ए हो गया कितना? 90। सॉरी, ओहो, ए हो गया आपके पास में 75 और बी हो गया आपके पास में कितना? 15। 75 और 15 90, और 75 में से 15 गया तो 60। तो 75 का 15 कितना है? 15 5 75, 1/5, और 1/5 का मतलब मेरे भाई 20%। 20%। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मतलब मैं माइंड में चल रहा था 90 तो 90 रखवा गया था। ठीक है, बट कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, इतना आप समझ गए। ठीक है, या तो फिर आपको ए और बी की वैल्यू आपको यदि निकालना है तो आप यहां से ऐसा कर सकते हैं, इलिमिनेट का तरीका लगा दो। ठीक है, इससे काट दो, इससे काट दो, ये हो जाएगा दोस्तों मेरे पास में 2a, है ना, 60 और 90 होता है 150, और 150 को इससे काट दो 75। ए का मान आ गया 75। जब ए का मान 75 आ गया आपके पास में, तो बी का मान तो आप पता कर ही लेंगे, बी का मान आ जाएगा 15। ठीक है, ऐसा इलिमिनेट से भी कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं थी, आप वैसे मेंटली कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, सिंपल से सिंपल तरीका करो इसका। द प्रोडक्ट ऑफ 103, 102 और 98 का क्या होगा? इन तीनों का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, देखो दोस्तों, पहली बात तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सिंपल से ऐसा देख लेते हैं कि भाई यूनिट डिजिट चेक कर लो। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, इनका यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 16 का यूनिट डिजिट 6 और 6 3 होगा दोस्तों 18, 18 यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट सभी में 8 दे रखा है, अभी हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब देखो यहां से मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। 103, 102 और यहाँ 98। ठीक है, एक तरीका मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। एक होता है डिजिट सम, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है सभी नंबरों को तब तक जोड़ो जब तक कि सिंगल डिजिट ना बन जाए। जैसे कि 3 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 4, मैंने 4 छोटा नंबर बना लिया। 2 और 1 कितना होता है? 3, ये 3 बना लिया। और
देखो दोस्तों, ये आपको 9 का यदि कॉन्सेप्ट पता है तो 9 को जोड़े या कुछ करे 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 9 और 8 कितना होता है 17, 17 का यूनिट 17 का डिजिटल सम कितना होगा 7 और 1 8, तो ये बनेगा 8। 8 यदि 9 को यदि मैं नहीं लेता ना तो भी काम चल जाता आपका, ये बात आपको पता होनी चाहिए डिजिटल सम की, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 4 तिरी 12, 4 तिरी 12 और 12 8 96, 96 आ गया। तो 96 में फिर हमको 9 से कोई मतलब नहीं है, 9 से हमको कोई मतलब है क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है, 9 से कोई मतलब नहीं है। अब बचा कितना 6। तो दोस्तों इस पूरे कैलकुलेशन का यदि आप मल्टीप्लाई करते हो ना और डिजिटल सम पता करते हो तो 6 आएगा। तो वही डिजिटल सम दोस्तों ऑप्शन का होगा, वही डिजिटल सम ऑप्शन का होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही। अब ऑप्शन में आपको चेक करके बता देता हूं। देखो यहां पर दोस्तों देखो कि पहले 9 को खत्म कर दो, 9 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 8 और 1 हो गया 9, 8 और 1 9 हो गया। तो ये 8 और 8 16, 16 और 5 होता है 21, 21 और 2 कितना होता है 22, 23, 23 का डिजिटल सम कितना आ रहा है 5। ये नहीं होगा आंसर आपका। इसको देखते 8 और 1 9 हो जाएगा, ये 9 खत्म हो गया यहां से, ठीक है। 5 और 6 11, 11 2 13, 13 का डिजिटल सम 4 होगा, ये भी खत्म हो गया। अब बचा दोस्तों देखो 8 और 1 9 खत्म कर दिया मैंने, यहां से 9 खत्म कर दिया, ठीक है, यहां से 9 खत्म कर दिया। अब कितना बचा आपके पास में 8 और यहां पर 2 10, 10 और 5 15, 15 का डिजिटल सम कितना हो रहा है दोस्तों 6 हो रहा है। ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा राइट आंसर है। अब सभी को जोड़ के देख लो, डिजिटल सम आपका 6 आएगा जो कि ये दे रहा है, और आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देख लो, आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर ये आएगा एग्जैक्ट, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे भाई। अब यदि देखो कि गलती से इस नंबर को यदि थोड़ा इसको 2 9 0 इनको आगे पीछे यदि कर दे और ऊपर नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है इसका आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं बोला, ठीक है। यदि इसका कभी कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा पूरा तो ये आगे पीछे यदि डिजिट कर देता है तो फिर यहाँ पर रख देगा उसको, तो ये हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों फिर आपको पूरा ट्रेडिशनल पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए भी मैं आपको सिखाऊंगा कि 102 में 103 का गुना कैसे करते हैं और फिर 98 का गुना कैसे करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन करो दोस्तों, ये क्वेश्चन करो 7 की पावर 233 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा। तो दोस्तों 7 की पावर 233, 233 में मेरे भाई 4 का डिवाइड लगा दो, 4 का डिवाइड लगा दो, तो ये कितना होगा आपके पास में, कितना होगा 4 का डिवाइड लगाएंगे तो ये होगा 4 5 20, बचे 4 5 20 3, 4 8 32, बचा कितना 1, बचा कितना 1, रिमाइंडर बच रहा है मेरे भाई 1, रिमाइंडर बच रहा है कितना 1, 4 8 32 1 बच रहा है, तो इसकी पावर रिमाइंडर लग दो 7, तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो मैंने 4 से डिवाइड क्यों लगाया, ये सारी चीज समझने के लिए दोस्तों एक साइक्लिसिटी चलती है पैटर्न, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 करने के बाद में 7 का पावर 5 जो होगा वो फर्स्ट नंबर आ जाएगा 7 का पावर 1, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 4 बार होगी, 4 बार में जो 4 बार होने के बाद में जो 5वें बार होगा वो फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। ये साइक्लिसिटी 4 होती है, उस पैटर्न पे काम करता है ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जान 15 दिनों में एक घर पेंट कर सकता है, 10 दिनों में जॉय कर सकता है, जबकि जेम्स इसे 5 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में नौकरी का कौन सा हिस्सा पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। जॉन कितने दिनों में काम कर सकता है 15 दिनों में, और 10 दिनों में कौन कर सकता है जॉय, जॉय मेरे भाई 10 दिनों में कर सकता है। और एक हो गया आपके पास में जेम्स, जेम्स, ठीक है। ये जेम्स कितने दिनों में करेगा, जेम्स से करेगा दोस्तों 5 दिनों में, जेम्स से कितने दिनों में करेगा 5 दिनों में करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 30, टोटल वर्क कितना आ गया 30, 15 दूनी 30, 2 यूनिट पर डे, 10 3 30, 3 यूनिट पर डे, 5 6 30, 6 यूनिट पर डे। तो भाई एक दिन में नौकरी का कौन सा हिस्सा करेंगे, तो एक दिन में दोस्तों 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 करेंगे एक दिन में, और टोटल कितना है 30, तो 11/30 वर्क करेंगे, 11/30 वर्क करेंगे मेरे भाई, ये आपका आंसर है, 11/30 वर्क करेंगे। बोलो समझ में आया क्या क्वेश्चन, ठीक है। बोलो मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आया क्या। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाओ। 100 कर्मचारियों की औसत आय 92 है, जिसमें से 40 कर्मचारियों की औसत आय 80 है, तो शेष 60 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, ठीक है। दोस्तों देखो बेस्ट क्वेश्चन है, वेटेज एवरेज से हम कर लेंगे इसको। 100 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 92, ये 100 की है,
जिसमें से 40 कर्मचारियों की औसत आयु, 40 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 80, तो ये 40 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 80, 80 लिख लिया मैंने यहाँ। ठीक है, तो 40 कर्मचारियों की 80 है, बचे कितने दोस्तों 60 बचे, 60 बचे तो 20 दूनी 40 और 20 तीरी 60, हमें इनका नंबर का रेशियो पता चल गया। ये हो गया दोस्तों मेरे भाई 2 और बचे कितने इधर 3, और आपको यही बोला कि इन बच्चों का कितना है 60 कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, ये आपसे बोली है, ये आपसे बोली है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ये कितना डिफरेंस जा रहा है, ये जा रहा है 12 का, 12 का डिफरेंस जा रहा है, ये 12 इसको रिलेट करता है, तो 3 चौके 12 हो रहे हैं, 3 चौके 12 हो रहे हैं, तो इसका भी मल्टीप्लाई करोगे 4 बार, 4 बार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ देखो दोस्तों ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पर ये जो 92 इससे बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 92 और 8 कितना 100, 92 और 8 कितना 100, तो ये 100 आ जाएगा। और एवरेज आपको पता है दोस्तों कि दोनों नंबरों के बीच में होता है कहीं, ये तो 80 से बड़ा है तो 92 से बड़ा फिर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई 100। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया क्या? 100 कर्मचारियों की औसत 92 थी, जिसमें 40 कर्मचारी की औसत 80 है, तो शेष 60 कर्मचारी की औसत आएगी 100। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाओ। यदि कक्षा में 30 लड़कों का औसत अंक 80 है और एक ही कक्षा में 20 का औसत 90 है, तो पूरी कक्षा में कितना है? तो 30 लड़कों का मतलब 3 ले लिया मैंने, और बचे कितने कक्षा में 20 लड़कों का मैंने 2 ले लिया, 3:2 में नंबर हो गए। 30 लड़कों का औसत कितना है मेरे भाई 80, और ठीक है 30 लड़कों, एक ही कक्षा में लड़कों का औसत कितना है आपके पास में 80, और एक ही कक्षा में 20 लड़कियों का, तो ये हो गया बॉय, ये हो गए गर्ल्स, इनका कितना है मेरे भाई 90, तो ये 90 ले लिया मैंने। बात आगे समझ में? ये आपसे बोला कि पूरी कक्षा का एवरेज स्कोर कितना होगा, पूरी कक्षा का एवरेज स्कोर कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब ये कितना होगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को जोड़ दो, गुना कर दो और इसका भाग लगा दो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात तो आप और क्या कर सकते हैं, इससे अच्छा क्या होगा कि दोस्तों 80, हम एक काम करते हैं कि सिंपल सी बात ऐसा लगाते हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर यदि ये 80 प्लस 10 हो जाता, 80 प्लस 10 हो जाता, और 80 प्लस 10 है, यदि यहाँ पर 90 की जगह 80 होता तो यहाँ एवरेज मेरा 80 आता। इतनी बात तो समझ में आती है एवरेज कितना आ जाता आपका 80 आ जाता। ठीक है, लेकिन दोस्तों 10 एक्स्ट्रा है, तो ये 10 एवरेज एक्स्ट्रा है, एवरेज एक्स्ट्रा तो कितने लोग हैं 10, तो 10 दूनी कितना आ जाएगा 20, ये 20 को मेरे भाई 3 और 2 5 में बांटना है आपको, तो 5 चौके 20, तो हो जाएगा 84 आपका आंसर हो जाएगा। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं दोस्तों। क्या आ जाएगा आपके पास में 84, बोलो समझ में आया क्या आ जाएगा आपके पास में 84। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएंगे मेरे भाई, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ और बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, बड़े हम 15 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार लीड, एक बॉल है जिसका रेडियस, जिसका डायमीटर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पिघलाया जाता है और त्रिज्या है इसकी 1.5, त्रिज्या है इसकी 1.5 mm के शॉर्ट बॉल बनाए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में 3% अपव्यय शामिल होता है। कितने लीड बॉल बनाए जाएंगे दोस्तों? कि एक बड़ा आपके पास में दिया गोलाकार बॉल, उसको पिघलाकर आपको छोटे छोटे उसकी बॉल बनानी है, तो कितनी बॉल बनाएंगे? लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 3% इसका 3% जो है वो वास्टेज हो जाता है, तो 97% मटेरियल में बनेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर तो गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर भी गोले बनेंगे, लेकिन 4/3 पाई और आर क्यूब रेडियस है ना, और कितने गोले बनेंगे? यहाँ आपसे पूछा कि x गोले बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों सभी आपको पता था कि ये जो है ना 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट था दोनों तरफ, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं था, तो ये पहले ही गलत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर काट दो इसको यहाँ। ठीक है, यहां से मैंने ये देखो 4/3 पाई काट दिया, 4/3 पाई काट दिया। बात आ गई समझ में? 3% इसका 3% वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना रहेगा 97%। कितना रहेगा मेरे भाई
97%, तो 97% में बनेगा, 97% बनेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर देखो पाई से पाई कट गया, आर क्यूब मतलब रेडियस, तो 15/2, 15/2। ठीक है, रेडियस हाफ होता है, फिर आप करेंगे 15/2, फिर आप करेंगे 15/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई। यह है आपके पास में 97/100, 97/100। ठीक है, और ये बनेगा दोस्तों आपके पास में, रेडियस कितना है आपके पास में, यहाँ रेडियस है आपके पास में 1.5, तो इसको लिखेंगे 1.5 को 15/10, मतलब 5 3 15, 5 दूनी 10, तो होगा 3/2, 3/2, 3/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, और ये बनेगा मेरे भाई x। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो रही। अब देखो आपको पता है कि ये जो है ना आपके पास में, ये आपके पास में काय में दिया है, सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में दिया है और ये mm में दिया है। तो दोस्तों 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो ये जो सेंटीमीटर में है इसको mm में आपको लाना पड़ेगा, इसको mm में लाना पड़ेगा। तो mm में जब लाएंगे मेरे भाई तो क्या होगा आप बताओ। ठीक है, तो इसको भी mm में बदलेंगे तो 1 जीरो लगेगा, इसको भी और इसको भी, तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, या तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको इतना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो मेरे भाई, तो ये देखो ये 2 2 से ये सारे 2 2 कट गए आपके पास में। ठीक है, और ये आपके पास में डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, सिंगल जीरो बचेगा आपके पास में। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 5 15, फिर बनेगा 3 5 15, फिर बनेगा 3 5 15। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये होगा 3 5 15। ठीक है, इतना आ गया क्लियर। ठीक है, अब सारा सिंप्लीफाई हो गया मेरे भाई। अब आपके पास में बचा है 97 मल्टीप्लाई 125, 125, 125। बात आगे समझ में, ये 1 जीरो पे और बचा आपके पास में, तो ये होगा x। ठीक है, ये होगा x। अब थोड़ा ध्यान से रखो कि यूनिट डिजिट में जीरो आएगा, जीरो सभी में देख रखा है। 5 7 कितना था, 35, 35 के 5, तो ऐसा नंबर कहीं दिख रहा है कि आपको कि यूनिट डिजिट जीरो हो फिर 5 आ जाए, तो एक ही ऑप्शन है मेरे भाई 12 12 50। तो 100% आपका आंसर यही होगा, 12 12 50। बोलो समझ में आया कि आप लोगों को? ठीक है, समझ में आया कि आप पूरा क्वेश्चन देखना दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक, मुझे उम्मीद है कि क्लियर समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ताजे फल में 62% पानी है और सूखे फल में 24% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बार करवाया मैंने ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है, तो एक फ्रेश फ्रूट होता है, और एक फ्रेश फ्रूट जब वो सूख जाता है तो ड्राई फ्रूट हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो जो फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट हो रहा है, मतलब पानी कम ज्यादा हो रहा है मेरे भाई, पानी कम ज्यादा हो रहा है, उसके अंदर जो पल्प होता है ना वो कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है मेरे भाई उसका जो परसेंटेज रेशियो है उसका रिवर्स क्वांटिटी का रेशियो होता है, ये बात मैं बता चुका हूं। तो क्वांटिटी का रेशियो, तो इनिशियल क्वांटिटी रेशियो फाइनल क्वांटिटी, ये होगा फाइनल क्वांटिटी। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी। अब देखो 62% पानी है, तो 62% पानी है तो पल्प कितना होगा मेरे भाई, तो होगा 38%। बोलो 38%, पहले 38% था, 24% पानी है तो अब पल्प कितना हो रहा है, 76%, 76%। तो ये दोस्तों परसेंटेज रेशियो है इनका, परसेंटेज रेशियो है। तो इसको उल्टा जब कर देंगे ना आप, इसको जब उल्टा कर देंगे तो क्वांटिटी का रेशियो बनेगा। ठीक है, तो 38 दूनी 76 होता है, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 2, तो ये बनेगा क्वांटिटी का रेशियो मेरे भाई 2:1 बनेगा। क्वांटिटी का रेशियो बन जाएगा 2:1। 38 एकम 38 और 38 दूनी 76। ठीक है, तो 1 2 से 2 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 2 1 का, 2 1 का। क्वेश्चन में बोला है कि देखो फ्रेश फ्रूट जो है वो 100 kg का है, तो फ्रेश फ्रूट मतलब इनिशियल क्वांटिटी 100 किलो की थी, तो 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 50 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 50 की 50 किलोग्राम यहाँ आ जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर, ये आ गया मेरा भाई मेरा आंसर। ठीक है, 2 यूनिट बराबर 100 किलो फ्रेश फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट 1 यूनिट का मतलब 50 किलो का। कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएं, 960 रुपए को 2 भागों में विभाजित करें, एक दूसरे से 26 रुपए अधिक है। 960 को मेरे भाई 2 बराबर भागों में बांटना है।
960 को बोला है कि एक पार्ट दूसरे से 26 अधिक है, दूसरे से 26 अधिक है, बात आ गई समझ में। तो इसको मैंने बोला कि भाई चलो 26 अधिक है, तो मैंने आपको 26 दे दिया है, 26 मैंने आपको दे दिए। तो 960 में से मेरे भाई 26 आपने जब दे दिए, जब 26 दे दिए तो कितने बचे, तो आप बोलेंगे सर ये 4, ये हो जाएगा आपके पास में कितना 3, और ये हो जाएगा 9, 934 हो गया। अब 934 को दो बराबर भागों में दोनों को दे दो, तो ये बनेगा मेरे भाई 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, सही है, ठीक है 467, ठीक है 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 सत्ती 14, 467। तो इसको मैंने दे दिया मेरे भाई 467, और इसको भी मैंने दे दिया 467, ठीक है 467 हो गए। अब ये दोनों ही बराबर हो गए, लेकिन ये 26 एक्स्ट्रा है, 26 ज्यादा है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों देखो 467 के दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, ठीक है। और एक हो जाएगा आपके पास में 7 और 6 13, ठीक है 6 8 1 9, होगा 4, 493, 493 और 467, ये रहा मेरा आंसर 467, 493, ठीक है। और उम्मीद है मेरे भाई की क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है 493, ठीक है। एक बार कमेंट कर दो और स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और क्वेश्चन समझ में आया कि आप लोग बता दो, ठीक है। बढ़े हम अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को बनाएं, 5, 6 और 10 से विभाज्य सबसे कम वर्ग संख्या क्या है। 5, 6 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे कम वर्ग संख्या क्या है। तो दोस्तों वर्ग तो एक तो ये स्क्वायर नहीं है, एक किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि 600 किसी का स्क्वायर नहीं है, 300 भी नहीं है, बच्चे 1640 का स्क्वायर है, 930 का स्क्वायर है, ठीक है। 5, 6 और 10 से विभाजित होने वाली आपको बोला है, 5, 6 और 10 से विभाजित होने वाली। अब दोस्तों ये सभी से विभाजित है, आप देख लो, आप 5, 6, 10 सभी से विभाजित है, लेकिन आप बोला कि सबसे कम, तो सबसे कम दोस्तों देखो ये आ गया मेरा 900 आंसर, सीधा 5 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, दोनों ऑप्शन डिवाइड है फर्स्ट और थर्ड, लेकिन सबसे कम बोला तो 900, ठीक है। बट इसको यदि और भी कॉम्प्लिकेट आपको ऑप्शन दे कुछ, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, 5, 6 और 10, 5, 6 और 10 इनका एलसीएम लेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले बड़ा नंबर देखो 10, 10 को ले लिया मैंने, 5 दूनी 10, ठीक है। अब 2 3 6, तो इसमें से 2 नहीं लेंगे, इसमें से हम 3 लेंगे, ठीक है। और ये 5 हमें लेने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एलसीएम, ये हो गया हमारा एलसीएम, 5 दूनी 10, 10 3 30, ठीक है। लेकिन आपको यदि बोलता है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना, परफेक्ट लीस्ट बोला कि द लीस्ट स्क्वायर नंबर, तो लीस्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें भी स्क्वायर कर दो मेरे भाई, इसमें भी स्क्वायर कर दो, इसमें भी स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया आपका 25, ये हो गया 4 और ये हो गया 9, 25 चौके 100 और 100 9 में 900, ये रहा आपका आंसर। आप ऐसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। बढ़ते मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर, उम्मीद है कि आप सबको प्रॉपर समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाए हैं, ए और बी मिलकर 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक ही किया, फिर बी ने छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले पूरा काम को कितने दिनों में करेगा। ए और बी 30 दिनों में कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक किया, तो ए और बी ने मेरे भाई 20 दिनों तक किया, तो 20 दिन में कितना काम कर लिया, 20/30, एक दिन में 1/30 करेंगे, 20 दिनों में 20/3 मतलब 2/3 काम कर लिया। इसके बाद में बी ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य को ए करेगा, तो ए करेगा दोस्तों शेष कार्य को 2/3, 3 में से 2 काम कर लिया, बचा एक काम, तो इसको बोलेंगे 1/3 काम। तो 1/3 काम को ए कितने दिनों में कर सकता है, ये अकेले 20 दिनों में कर सकता है, ये अकेले 20 दिनों में कर सकता है। तो ए पूरा काम को करेगा मेरे भाई 20 3 60, 60 दिनों में करेगा। ए काम को 60 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी मिलके काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, लिखा है। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो बी मेरे भाई 60 दिनों में करेगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। ये 60 दिन में करेगा और ये 60 दिन, ये 60 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके काम करेंगे तभी काम आधे दिन में होगा, 30 दिनों में। तो ये रहा आपका आंसर 60, ये रहा आपका आंसर 60, ठीक है। और कमेंट करके बता दो मेरे भाई समझ में आ रहा क्या आप लोगों को, और लाइक भी कर दो यार, ठीक है। इस चीज में आप बिल्कुल कंजूसी ना करें। ये क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है
अगर उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? बेहतरीन तरीका बताऊंगा मेरे भाई। 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। 3/4 मतलब 3/4 होता है 75% का मतलब। तो ये हम बोल सकते हैं कि वो खर्च 3 यूनिट कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है? 1 यूनिट। 3/4 का मतलब 3 यूनिट खर्च कर रहा है, 4 यूनिट इनकम है, 1 यूनिट बचत कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो गई और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, तो सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये आपसे बोला है क्वेश्चन में। लेकिन वेतन होता है दोस्तों इनकम प्लस सेविंग दोनों मिला के वेतन होता है, वेतन में बोला है 20% की वृद्धि होती है। बोलो इतना समझ में आया क्या? बेहतरीन तरीका दोस्तों, वेटेज एवरेज एलिगेशन। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना जा रहा है मेरे भाई, जरा बता दो। इसका डिफरेंस कितना जा रहा है बताओ? ये जा रहा है, आप बोलेंगे सर 10% का जा रहा है। कितना जा रहा है? 10% का जा रहा है। तो ये 10% 1 के बराबर है, तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा? 30% के। 3 बराबर 30% हो जाएंगे। बात आगे समझ में? तो यहां पर जो सेविंग होगी मेरे भाई, 30 और 20 दोनों को जोड़ दो, 20 और प्लस 30 दोनों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 50%। 50% हो जाएगा। बात आगे समझ में? 50%। 50% में से 20% गए 30%, और 20% में से 10% गए 10%, तो ये 50% रहा आपका आंसर। बोलो मेरे भाई समझ में आया कि हाँ? ठीक है, डिफरेंट तरीके इसके और भी हम आपको बता दें यदि ये समझ में ना आया हो तो, पर ये बेहतरीन तरीका दोस्तों, इसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, हम बढ़ते इसके आगे। 50 लीटर केन में दूध और पानी 3:1 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। ठीक है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 3:1 में है। यदि अनुपात को 1:3 करना है, अनुपात को 1:3 करना है, 1:3 करना है, तो पानी की मात्रा को कितना बढ़ाना पड़ेगा? पानी की मात्रा को कितना बढ़ाना पड़ेगा? मिल्क को आप कुछ कर रहे हैं क्या मेरे भाई? मिल्क कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? मिल्क। तो मिल्क को 3 बना दो या सेम बना दो, तो 3 इधर भी हो जाएगा, तो बन जाएगा 9, 9 बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हो रहा है कि 50 लीटर केन में दूध और पानी, तो टोटल कितना था पहले? 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये जो 4 यूनिट है ये 50 लीटर के बराबर है। तो कितना ऐड कर रहे हैं मेरे भाई? 8 यूनिट, 8 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 8 का गुना कर रहे हो, तो ये वाटर आप ऐड कर रहे हो, तो 4 दूनी 8 और 50 दूनी हो जाएगा 100, 100 लीटर आप ऐड कर रहे हो। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका मेरे भाई आंसर, 100 लीटर। ठीक है, अब बढ़ते मेरे भाई अगले क्वेश्चन की ओर। इतना आपको समझ में आ गया क्या? एक लड़के ने अपनी टोपी 24 रुपए में बेची, एक लड़के ने अपनी टोपी 24 रुपए में बेची, और लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर है। लागत मूल्य प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, तो लागत मूल्य क्या है? तो दोस्तों जो भी उसका सीपी है वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर है ना? तो यदि ये कॉस्ट एक्स है तो प्रॉफिट भी x% है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? 24 रुपए में बेच रहा है वो, 24 रुपए में बेच रहा है। बात आगे समझ में? 24 रुपए में बेच रहा है, मतलब कि 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में खरीदा, और एक्स पर है ना, 100 रुपए में खरीदा, और 100 पे दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो दोनों मिला के कितना हो रहा है? 24। दोनों मिला के कितना हो रहा है? 24। मतलब कि 100 रुपए में खरीदा और उस पर x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों मिला के सीपी बनता है, सीपी बनता है। ऑप्शन देख लो दोस्तों, ऑप्शन रखो यहाँ पर। यदि ऑप्शन रखो मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो x, एक मिनट है ना, ये है x का, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में x का x%, x%। ठीक है, ये हो जाएगा आपके अंदर 24 के बराबर। ठीक है, यदि यहाँ ऑप्शन रखता हूं मैं 20 का, 20 रखा, ठीक है, 20 रखा, और 20 का 20% कर दो, 20 का 20% मतलब 1/5 होता है, तो 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 24। तो ये आ गया आपका आंसर 24। ठीक है, यह आंसर आ गया आपके पास में 20। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बात आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, x बराबर x%। तो कॉस्ट प्राइस x है और उस कॉस्ट प्राइस x है और उस कॉस्ट प्राइस पर आपका x% का प्रॉफिट है, ये बराबर 24 के है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन पुट करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, एक तरीका तो मेरे भाई ये हुआ, एक तरीका तो ये मेरा हुआ। दूसरी बात तो ये 24 है, 24 है ना, 24 है,
तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो मेरे भाई, ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करो जो कि गुना 24 को दे और जोड़ना आपको ये दे दे आपके पास में कितना 20, मतलब इनका डिफरेंस देखो, ये 24 है आपके पास में, 24 है आपके पास में, जैसे आपको इसको आपने 2400 बना दिया तो एक नंबर हो जाएगा आपके पास में 120 और एक हो जाएगा आपके पास में 20, एक हो जाएगा 20, ठीक है, एक हो जाएगा 20, इन दोनों का गुना करेंगे तो 2400 देगा आपको और इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई 100 का, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है 100 का, ठीक है, तो ये आपके पास 20 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप 2400 बना ले इसको और ऐसे डिफरेंट पता कर ले कि डिफरेंट आपका 100 का होना चाहिए पर ये छोटा नंबर आपका आंसर होगा। तो इस पैटर्न को आप देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे भाई ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो तरीका आपको ये बेस्ट तरीका है, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन जो एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन हमने हमारी तरफ से ऐड किए थे, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे भाई, और डेली 9 बजे एमपी पुलिस के लिए जुड़े और डेली रात 8 बजे एसएससी जीडी के लिए जुड़े, ठीक है, सभी क्वेश्चन टॉप होंगे और उनके सॉल्यूशन उनसे भी टॉप होंगे, ठीक है, और धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।